हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 की मैगजीन गाइस विजन आईएएस की। इसमें गाइस ऑलरेडी हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम एनवायरनमेंट सेक्शन करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले 2 सालों की विजन आईएएस की वीडियोस कंपाइल करके बनाई गई हैं, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है। आज हमारा जो गाइस टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज सीएमएस। सीएमएस का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, सीएमएस एक बॉडी है, समझते हैं किस तरह की बॉडी है, किस पे काम करती है। देखो, न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इससे रिलेटेड ना इसकी 14th मीटिंग हुई है सीएमएस की। और कहाँ हुई है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। सेंट्रल एशिया का कंट्री का पार्ट है, आप जानते ही हैं। और समरकंद इसकी कैपिटल है। अब सीएमएस या कहो बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं गाइस इसको। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसमें आपका सभी गवर्नमेंट और एनजीओ की तरह ही बेसिकली काम करते हैं। यूएनईपी के अंडर आती है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर आती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करती है और इसका काम ही है कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज़ करना माइग्रेटरी एनिमल्स का और उनके हैबिटेट्स का। राइट, 1979 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और ये फोर्स में आई 1983 में। मेंबर जो है वो इसके 133 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है सिंस 1983। सीएमएस में अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 में लिस्ट किया गया माइग्रेटरी स्पीशीज को, इंडेंजर्ड है जो कि है। एक अपेंडिक्स 2 है जिसमें कि अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस बताया जाता है कि ये लिस्ट की गई है माइग्रेटरी स्पीशीज और ये अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस में है। समझ लो, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अच्छा, जब इंडिया ने इसको साइन किया तो ध्यान रखना, क्योंकि 1983 में इंडिया ने भी सीएमएस ट्रीटी को साइन किया था। ये नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है कि कोई अगर लीगल इस पे कोई एक्शन नहीं हो जाएगा अगर कोई जिस पे वायलेशन किया गया है तो इंडिया ने, याद रखो, COP 13 हमारे देश में ही हुई थी, गांधीनगर में, गुजरात के अंदर। बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी COP 14 कहाँ हो रही है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। 13 वाली हमारे ही देश में गुजरात में हुई थी। एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ 2 ऑफ द स्पेशल स्पीशी इनिशिएटिव जो हमने लिया था। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए और सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव हमने लिया था। अच्छा, एक चीज़ और है। एक हम जो हमारा जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसने पहली बार लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज इंडिया को कंपाइल कर अंडर सीएमएस और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 में उसको शो किया था। तो ये ध्यान रखो, सारी बॉडीज़ के नाम पता होने चाहिए, किस बॉडी का क्या काम है वो पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंडर अल्टीमेटली आपको इनके अंडर ही काम करना होगा। अच्छा, अब आता है सीएमएस में COP 14 के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये। देखो, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन है ना कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीशीज की, ये प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो आप। हर बारी मिलते हैं। इट मीट्स वंस एवरी 3 years। कब मिलते हैं? हर 3 साल में एक बार मिलते हैं। बजट तैयार करते हैं और अपनी प्रायोरिटीज तैयार करते हैं। ठीक है, फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे कैसे अपेंडिसेस रहेंगे, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इस तरह से रहता है। अच्छा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज की एक रिपोर्ट भी निकलती है जो अंडर CMS COP 14 के अंडर आती है। पहली ऐसी रिपोर्ट है। इसमें दिखाया गया है कि 44% जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं वो डिक्लाइन होती जा रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ना कुछ की आउटकम्स के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि की आउटकम्स क्या हैं। तो कह रहे हैं कि होस्ट ऑफ न्यू मेजर्स टू सेफगार्ड माइग्रेटरी स्पीशीज हैव बीन अडॉप्टेड। सबसे पहले क्या करा गया? कुछ आउटकम जैसी जो समरकंद में हुई ना, जो COP 14 हुई है, इसके अंदर कुछ आउटकम्स लिए गए हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला ही करा गया है कि ना कुछ ऐसे नए मेजर्स उठाए गए हैं जिसमें माइग्रेटरी स्पीशीज को सेफ गार्ड किया जा सके। तो उसके लिए एक स्लोगन बनाया, क्या? नेचर नोज नो बॉर्डर, है ना। नेचर को क्या पता उसका बॉर्डर क्या है, इसलिए सभी जगह पे हमें ध्यान देना है। तो नेचर नोज नो बॉर्डर, ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है इसका स्लोगन। फिर इसमें 14 स्पीशीज जो है ना उनको ऐड भी करा गया है। चाहे वो सैंड टाइगर शार्क है, चाहे वो यूरेशियन लिंक्स है, इन सबको ऐड करा गया है। फिर इसमें ना कई सारे ना कंसर्टेड एक्शंस लिए गए हैं। जैसे ना जो 6 स्पीशीज हैं चिंपांजी वगैरह के लिए, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एक्शंस की इनको बचाया जा सके इसलिए करा गया है। एक सिंगल स्पीशीज एक्शन प्लान बनाया गया है। एक एग्रीमेंट ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बनाया गया है, कोऑर्डिनेटिंग यूनिट जो आपकी इंडिया में है। अच्छा, इंडिया भी साथ साथ में कुछ काम करता जा रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया काम नहीं कर रहा है। कह रहा है इंडिया ने 2018 से 23 के बीच में ना नेशनल एक्शन प्लान बनाया था कि माइग्रेटरी बर्ड जो आपकी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ आते हैं उनको भी कंजर्व करना है, ताकि उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन ना हो पहुंचे और उनकी हैबिटेट को सिक्योर करने के लिए।
फिर एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया, ऐसे ही नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान बनाए गए ताकि आपको कंजर्व करके मिले और ये अच्छा इकोसिस्टम एक प्रिपेयर हो हमारा। तो यानी कि वी आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू बॉर्न कन्वेंशन, जो भी हमने करा क्योंकि हमने उस पर साइन करा है, हम भी सिग्नेटरी हैं उसके। अच्छा, इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीशीज हमारे ज़रूर याद रखना, एमर फैल्कन है, इसका आयुसियन। देखो अब ना क्या होता है, बच्चों का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि मैम इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, हम कैसे याद करें। इतनी सारी स्पीशीज़ डेफिनेटली हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दुरहा नहीं है कि हमें बहुत सारी स्पीशीज़ को रटना भी पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी ना आपको कुछ हिंट देना चाहूँगी। जैसे देखो, इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीशीज़ इंडिया की है, इसका आईयूसीएन स्टेटस और सीएमएस स्टेटस आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि आपके इम्पॉर्टेंट बर्ड्स हैं ये, आपकी माइग्रेटरी इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखो। और जो करंट में बहुत ज़्यादा फोकस की जा रही है, जैसे सीएमएस कन्वेंशन के दौरान जो आउटकम्स के अंदर स्पीशीज़ के नाम लिए गए हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ के पेपर में जाया करो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इतना भी काम अगर आप कर ले जाते हो ना ठीक ढंग से, तो आप बहुत अच्छा फंसोगे नहीं आप किसी क्वेश्चन में एटलीस्ट। अब देखो, एमर फाल्कन है, बार हेडेड गीज है, इसका भी लीस्ट कंसर्न स्टेटस है। ब्लैक नेक जो क्रेन्स होते हैं उनका वल्नरेबल है। हम्बर्ग जो वेल्स है उसका भी आईयूसीएन स्टेटस तो आपका लीस्ट कंसर्न। एशियन एलिफेंट अगेन इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल है स्नो लेपर्ड। इनका ज़रूर आपको पता होना चाहिए इनका क्या है और इंडिया में वो बर्ड्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो, माइग्रेटरी स्पीशीज़ का जब टर्म आता है तो आपको क्या पता नहीं होना चाहिए कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या होती हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज़ का मतलब है वो वाइल्ड एनिमल्स या वो स्पीशी जो इंटायर पॉपुलेशन या जोग्राफिकली सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उसकी साइकिल पॉपुलेशन की ऐसे ही चलती है, तो वो क्रॉस करती है एक से दूसरी नेशनल जुरिसडिक्शनल बाउंड्रीज को। ठीक है, तो वर्ड साइक्लिकल का मतलब होता है कि उसका नेचर है कि उसका जरा भी लाइफ, क्लाइमेट और फ्रिक्वेंसी जैसी चेंज होती है, वो वहाँ से कहीं और उठ के चली जाती है। और प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है उसका फिनोमेना है जो हम ना उसके सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस से एंटिसिपेट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रिडिक्टेबली कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड में कह रहा है करना क्या चाहिए, क्योंकि देखो बॉर्न कन्वेंशन की मीटिंग तो हो गई, अब आप इसमें करोगे क्या, जो स्पीशीज के बारे में आपने सीखा या आपने जो कन्वेंशन को लीड करा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है सबसे पहला काम करो, जो आपके की बायोडाइवर्सिटी एरियाज है ना, उनको प्रोटेक्ट करो, कनेक्ट करो और रिस्टोर करो, पीसीआर कर दो उनके साथ, बहुत ज़रूरी है। फिर सेकेंड काम करो कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना इन टर्म्स ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शनल ट्रीटी है ना, कुछ प्रोसीजर्स वगैरह सेट करके उनको टैकल कर लो। तीसरा काम कर लो कि जो हार्म्स है ना, डैमेज हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। लाइट पोल्यूशन माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। टॉक्सिक जो एम्यूनेशन होता है उसको टैकल करने की ज़रूरत है। प्लास्टिक पोल्यूशन टैकल करने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ है, रूट कॉज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्रॉस कटिंग इम्पैक्ट क्लाइमेट पे क्या पड़ेगा उस पर कह रहे हैं, जैसे कुनमिंग डिक्लेरेशन है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंश्योर करो सीएमएस के अपेंडिसेस को, ताकि जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ है उसमें कंजर्वेशन एक्शन लिए जा सके। जैसे माइग्रेटरी स्पीशीज़ को कंसिडर करें कि थ्रेटन क्या है, एक्सटिंक्शन लिस्ट उसकी देखें, और प्रायोरिटाइज कर दो कि ना किसी अगर माइग्रेटरी स्पीशीज़ का डेटा नहीं है ना, तो प्रायोरिटी बेसिस पे कोशिश करो उसका डेटा मिल जाए हमें। तभी सीएमएस कन्वेंशन का हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम वर्ल्ड की सारी स्पीशीज़ का ध्यान रखें, उनको एक्सटिंक्शन से बचाएं, उनके हैबिटेट का ध्यान रखें, उनका कंजर्वेशन कर सकें, फिर वो हमारा जो प्रायोरिटी एक्शन है वो फुलफिल हो पाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, दैट इज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। देखो 1974 का एक्ट अब अमेंडमेंट होकर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि 2024 एंड 1974, तो 4 लगा हुआ है। तो एप्लीकेशन क्या है, करेंटली क्या हुआ कि वाटर अमेंडमेंट एक्ट 2024 का अप्लाई हुआ हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान के अंदर हुआ और कुछ यूटीज़ में आया ये। अब क्या हुआ कि क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ध्यान रखना वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, जिसको हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसको ऑप्टिमली इस्तेमाल करें और विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स उसका मैनेजमेंट चलता है। अब क्या हुआ कि आर्टिकल जो 252 है ना हमारा, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट कर सकता है, और इसी मैटर में विद रिस्पेक्ट टू कि जहाँ पर भी लेजिस्लेटिव पावर की कमी है ना, उसमें एम्पावरमेंट देता है पार्लियामेंट को। तो एनी सच एक्ट बाय पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू स्टेट्स ऑल्सो, है ना। अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हो तो स्टेट्स में अप्लाई होगी वो। अब एक्ट कुड बी अपेंडेड रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट, आप भी जानते हो एक्ट जब भी कोई अमेंड रिपील होगा तो पार्लियामेंट ही तो करेगी। अब ये क्या हुआ कि सीपीसीबी एक बॉडी है, पहले तो ये समझ लो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में करती है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी एक्ट के तहत ये बनाई गई थी, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत ही।
तो इसका फंक्शन पता है क्या है? इसका फंक्शन यही है कि पावर फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल के काम भी कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का काम है, और इसका अल्टीमेटली देखो काम यही होता है कि ना, जितने भी क्लेanलीनेस स्ट्रीम्स हैं, वेल्स हैं, उनको क्लीन करना, क्लेanलीनेस पे ध्यान देना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो रिपोर्ट्स भी निकालती हैं। देखो कुछ इनिशिएटिव है इनके, नेशनल नॉट रिपोर्ट, आपके इनिशिएटिव्स है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, प्रणा पोर्टल है, तो ये सब इनके इनिशिएटिव्स हैं। अब समझो बात को कि जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल जो ये आपका था एक्ट था 1974 का, ये बेसिकली था क्या? ये ओरिजिनल जो एप्लीकेबल था 25 स्टेट में था, ट्वाइस इसको अमेंड भी करा गया 1988 में भी, 2003 में भी, प्रिवेंशन को जाके रिस्टोर करना और वाटर को होलसम कंट्री में मेंटेन करना। रेगुलेटरी बॉडी इसकी सीपीसीबी और स्टेट में एसपीसीबी काम करता है। मैंडेटरी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, कोई भी अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट कोई फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना चाहते हो ना, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले आपको इस एक्ट के तहत। अब देखो चेयरमैन पहले यहाँ पर कौन होता था कि कोई भी जो एक्ट करता था, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको बुलाया जाता था। अब क्या बोला गया, प्रिस्क्राइब करा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ नॉमिनेशन एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन। बात समझ रहे हो अमेंडमेंट में क्या है? सेकंड है कंसेंट लेना है, कोई एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पशन है या नहीं है, क्या है, तो स्टेट इस पर गाइडलाइन बनाती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी गाइडलाइन। पेनल्टी ऑफेंसेस में पहले 6 साल की इम्प्रिजनमेंट थी, अभी सेवरल वायलेशंस हैं। इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी लाइक 10,000 15 लाख, कई सारे एक्ट डिफरेंट सेवरल वायलेशंस के अगर आते हैं तो फिर उसमें ऐसा करा जाएगा, अलग अलग तरह की पेनल्टी लगाई जाएंगी। यहाँ पर ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफेंस जो होता था बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल बी डीम्ड गिल्टी, अगर कोई ऑफेंस में पाए जाते हैं तो उनको फिर अल्टीमेटली भी दे प्रूव ड्यू डिलिजेंस वाज कैरिड आउट टू अवॉइड हिज कॉन्ट्रवेंशन, उसको सजा दी जाएगी। अब की बार बोला जा रहा है कि 2024 में जो पेनल्टी लगाई जाएगी इक्वल टू 1 मंथ ऑफ देयर बेसिक सैलरी। अगर कोई डिपार्टमेंट में वायलेट करता मिला तो उस ऑफिशियल पर भी पूरे 1 महीने की जो उसकी बेसिक सैलरी है वो पूरी काट ली जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें चेंजेस आए हैं। अच्छा, अब प्रोविजंस पे चलते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जो प्रोविजंस आए हैं अमेंडमेंट एक्ट 2024 में, सबसे पहला काम पता है क्या करा गया? टेम्परिंग विद मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तो आप अल्टीमेटली अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जैसे वाटर मीटर है, गॉजेस है, तो फिर आप तैयार हो जाओ 10,000 से 15 लाख की पेनल्टी देने के लिए। अगर आपने कहीं भी वाटर मीटर के साथ छेड़खानी करी तो आप गए काम से। फिर एडजुडिकेटिंग जो ऑफिसर होगा, जो एक्ट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ताकि वो भी इसको डिटरमिन कर पाए कितनी पेनल्टी लगानी है। फिर पेनल्टी अगर लग गई, वो पैसा कहाँ जाएगा? तो वो पैसा जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया। अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और वो फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी इसमें आएगा। वो सारी चीज़ें होंगी, और आपको 10% डिवाइड, वो भी डिवाइड करेगा पेनल्टी। तो बड़ा ध्यान से समझ के काम करना है। अपने पड़ोसियों को भी समझा देना कि पानी के मीटर से छेड़खानी मना है। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखो वाई डू वी चेंज, और वाई डू वी मेंटेन, और वाई डू वी अमेंडेड द पार्ट ऑफ दैट एक्ट। तो सबसे बड़ी बात थी हमें ना ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, डीक्रिमिनलाइजेशन फॉर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी डीक्रिमिनलाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग माइनर ऑफेंसेस को हमें डीक्रिमिनलाइज करना था। क्यों? ताकि हमारा ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस बिना इम्प्रिजनमेंट, माइनर डिफॉल्ट पे इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी। अब कम से कम ये ध्यान में रखा गया। सेकेंडरी जो आपका बात कह रहा है कि बजट का जो आपका रेगुलेटरी बर्डन है वो कम करने की जरूरत थी। बहुत डुप्लीकेशन था सर्वेलेंस पे, अननेसेसरी बर्डन ऑन रेगुलेटरी एजेंसीज। फिर स्ट्रीमलाइन करना था अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन प्रोसीजर्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, वाटर डेवलपमेंट एंड आपका जो है बैलेंस करना डेवलपमेंट को और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को, इसलिए करा गया है। लेकिन इस अमेंडमेंट में बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये लगा दिया गया कि भैया क्या तरीका है पेनल्टी लगाने का, 10,000 से 15 लाख, क्या है ये? कौन इन्फोर्स करेगा और कौन बताएगा कि माइनर ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? लिटरिंग एट घाट्स प्रूवन चैलेंजिंग ड्यू टू लॉजिस्टिकल एंड कल्चरल रीजंस। तो आप उस पर क्या बोलोगे? पेनल्टी नहीं लगाएंगे? माइनर ऑफेंस में ले लिया आपने उस चीज़ को, ये क्या बात हुई? तो ये गलत बात है ना। हाँ, ये क्या बात है कि हम यमुना का घाट खराब करेंगे जी क्योंकि कल्चरल रीजन है और पेनल्टी हमारी मतलब हो? कितनी गलत बात है। अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू गिव मोर बूस्ट टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप बेसिकली चाह रहे हो और पोल्यूशन फैले। फिर परसिस्टेंट वाटर पोल्यूशन इश्यूज हैं, जैसे कि कह रहा देखो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2023 की उठाओ, जिसमें रिवील हुआ है कि 46% जो इंडिया का रिवर है, इंक्लूडिंग द गंगा रिवर, उसको पोल्यूशन इश्यूज में डीलिंग करने में इतनी परेशानी हो रही है। और फिर आप कह रहे हो वाटर पोल्यूशन इश्यूज परसिस्टेंट, आप तो और बढ़ाओगे बेसिकली।
तो वाटर क्राइसिस हो गई, आपने बिल्कुल इग्नोर करा, इग्नोरिंग द क्लाइमेट एंड वाटर क्राइसिस, ग्राउंड वाटर लॉस होगा, टेम्परेचर वार्म हो जाएगा, इंडिया का फूड एंड वाटर सिक्योरिटी थ्रेटन होगी। नीति आयोग ने तो वैसे ही बता दिया है कि 4 लाख डेथ एस्टिमेट करी गई है क्योंकि कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, तो आप लगा लो। फिर डेट्रीमेंटल इफेक्ट है आपकी फ्यूचर इकोनॉमी पे। आपने रिकॉग्नाइज जैसे ही करा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, फिर फेडरलिज्म को हिला के रख देगा अल्टीमेटली, क्योंकि जो आपने एसपीसीबी का काम सारा का सारा पार को सीपीसीबी या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिया है, तो आप अल्टीमेटली फेडरलिज्म से खेलने की कोशिश कर रहे हो। नाउ द कंक्लूडिंग लाइन इज देयर इज नीड फॉर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट थ्रू कंसल्टेशन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि वो अमेंडमेंट को रिफाइन कर पाएँ, एड्रेस कर पाएँ कंसर्न। तो ऑल्सो ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है ताकि आपका एनवायरमेंट रेगुलेशन प्रॉपर ढंग से हो पाए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, दैट इज डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। अगेन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाई इज इट इन द न्यूज़? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को, बोला कि भैया सबसे पहले एक काम कर दो जरा, 1996 से कहा गया है फॉरेस्ट की डेफिनेशन, कह रहा एक जजमेंट आई थी टी.एन. गोदवर्मन थ्रू मलपुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, वहां पर कुछ ना फॉरेस्ट के बारे में कुछ आया था, तो इसमें न्यूज में उठाया गया, डायरेक्ट करा गवर्नमेंट को कि आप भी फॉलो करो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो पूरा बैकग्राउंड समझ लो गाइस का। देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 से आया हुआ है। तब फॉरेस्ट का मतलब हम समझते थे कि कोई भी लैंड जो ट्रीज, बुश, ब्रशवुड और जंगल से रिलेटेड है, तो उसको हम कहते थे भैया ये फला फला जंगल है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, डेफिनेशन जो थी इसकी चेंज होने लग गई। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, ठीक है, बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट्स के बाद। तो ऐसे ऐसे चलता रहा, और अल्टीमेटली जो ना आपका 2023 में आया वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल्स एज पर रूल 16, तो उसमें बताया गया कि फॉरेस्ट आर लाइक आइडेंटिफाइड, जो भी एक्सपर्ट कमेटी आइडेंटिफाई कर रही है, अनक्लास फॉरेस्ट लैंड भी थे, कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड भी थे, सबको उसमें लेकर आया गया। अब डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की क्या है कि भैया सबसे पहला काम, एक काम करो, आप ना टीएन जो गोवर्धन वाली जजमेंट थी ना, उसको मानो कि वो फॉरेस्ट है। यहाँ पे ना समझ लो उन्होंने बोला क्या था। उन्होंने बोला था कि जो भी एरिया फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन, जितने भी एरिया में डिक्शनरी का जो वर्ड मीनिंग फॉरेस्ट है ना, जहाँ डिक्शनरी में जो फॉरेस्ट का मीनिंग लिखा हुआ है, अगर वो चीज़ें किसी भी लैंड पे कवर हो रही है तो उसको फॉरेस्ट समझो, और एक्सपर्ट कमेटी भी उसको ध्यान में रखे। तो 3 बातें इन्होंने कही। तो वही कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि आप ना फॉरेस्ट की डेफिनेशन वही वाली मानो जो बेसिकली टी.एन. गोदवर्मन जजमेंट में आई थी। दे मस्ट कंटिन्यू टू बी ऑब्जर्व अंटिल द एक्सरसाइज, या तो स्टेट गवर्नमेंट या कुछ एक्सरसाइज करें इस तरह की। फिर ब्रॉडर मीनिंग फॉरेस्ट का बताने की कोशिश करो कि भाई अल्टीमेटली ब्रॉडर मीनिंग क्या है इसका। तो यूटी या जितनी भी है कंप्लाइंसेस को मानते हुए फॉरेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करें, और डेटाबेस क्रिएट करें एक ऐसा जिसमें कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड हो कि कौन कौन से लैंड को आपने फॉरेस्ट में कन्वर्ट करा हुआ है। मेंटेन करो, डिजिटाइज करो, और उसको ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में लगा दो। और सेफ गार्ड करो जू क्रिएशन को। तो प्रायर अप्रूवल लो कोर्ट्स की, कि आप जब तक उसमें नहीं करोगे जू सफारी कहाँ होनी है, क्यों होनी है, किस जगह पर, क्योंकि देखो 2023 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, उसमें इस्टेब्लिश करना किसी जू और सफारी को फॉरेस्ट एरिया में मना कर रखा था कि नहीं होना चाहिए, अदर देन प्रोटेक्टेड एरियाज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट यूज है, तो इसका अलग काम करो। अब देखो एससी की इस जजमेंट से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहला इम्प्लीकेशन है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, कि जो आपने डेफिनेशन नैरो कर दी है फॉरेस्ट की, would have left nearly 1.99 lakh square kilometer of forest land from the ambit of forest. Second है consistent with the spirit of FCA 1980. फिर consensus about the definition of a forest. State continue to interpret the term forest differently. फिर इनकरेज करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि जो भी जजमेंट आई है उसमें ना बेसिकली हमारा काम क्या है, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करना। तो हम यही चाहते हैं, तो इसीलिए करा जा रहा है, इसीलिए ही कोशिश की जा रही है ऐसा करने की। कई की प्रोविंस के बारे में बोला हुआ है, ठीक है, तो वो आप एक बार रीड कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि रिसेंटली क्या हुआ, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है ना आपका उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोला गया कि चौथे नंबर का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगी। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट समझ गए कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में 350 हेक्टेयर का डिमार्केटेड एरिया है, जहाँ पर ये शिवा टेम्पल है, ठीक है, लाइमस्टोन केव श्राइन से बना है, और ये आपके सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ उड़ीसा और पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट पे ये लोकेटेड है। कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेक्रेड ग्रुप्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे फ्लोरा फाना भी है। की फॉनल स्पीशीज कौन से हैं, मुगेर क्रोकोडाइल है, कंगार है, वैली रॉक गीको जिसे कहते हैं। की फ्रोजल स्पीशीज है, फॉरेस्ट है थ्रेटेंड आपका मेडिसिनल प्लांट्स, तो वो सब है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि ना
जो आपके बायोडाइवर्सिटी का जो अल्टीमेटली अगर आप हेरिटेज साइट देखते हो तो उसमें ना देखो कैसे पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को हम कैसे लोकेट करते हैं किसी जगह पर। तो वहाँ पर कितने स्पीशीज डोमेस्टिकेटेड हैं, कितने इंट्रा स्पेसिफिक हैं, वो सब कुछ देखा जाता है, उसकी रिचनेस कितनी है, हाई एंडेमिज्म कितना है, यानी कि पर्टिकुलर ज्योग्राफी पे कौन कौन से स्पीशीज बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्रेजेंस कितनी है, कीस्टोन स्पीशीज कितने हैं, कितने हमारे एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं, वाइल्ड एंसेस्टर देखते हैं। सारा कुछ चेक करने के बाद पता चल जाता है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने लायक जगह है। तो इसीलिए इसको वेल डिफाइंड करके बोला गया कि कोई भी यूनिक जगह, कोई भी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो टेरेस्ट्रियली कोस्टल जगह पर हो, मरीन जगह पर हो, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच हो, समझ लो वही जगह को हम लोकेट कर देंगे एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो कह रहे हैं कि अंडर सेक्शन 37 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज के साथ कंसल्ट किया और नोटिफाई कर दिया। फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, एनबीए एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, बेसिकली हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई, 2003 में स्टैब्लिश की गई। तो ये सारा कुछ तैयार करा गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ना क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। क्राइटेरिया में क्या होता है, नेचुरल सेमी एरिड रीजन होना चाहिए, डोमेस्टिकेटेड बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, लीगल लैंड होना चाहिए, मेडिसिनल यूज होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो यूनिक, सारी सारी यूनिक चीज़ें अगर अवेलेबल है तो उस जगह को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मान लिया जाएगा। अब देखो मानने का कारण क्या है, किसी भी जगह को अगर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बोला तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है? इसलिए किया जाता है ताकि वहां पर ट्रेडिशनल मैनेज हो पाए वो एरिया और उसकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करा जाए, ताकि रैपिड लॉस ना हो बायोडाइवर्सिटी का, हार्मनी बढ़ाई जा सके नेचर, कल्चर, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी में। हमें कुछ ऐसे कंजर्वेशन स्टेटस एथिक्स को डालना पड़ेगा ताकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बच जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का ना एक एक्ट भी है, मैनेजमेंट एक्ट, उसको हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से ही लिया गया है। इसमें नगोया प्रोटोकॉल सबसे सबके तहत चलता है ये। तो मैनेजमेंट जो बीएचएस का है वो कौन करता है, मैंने आपको बताया सबसे पहला काम है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का, जो एक अप्रोप्रिएट बॉडी है, जो रेलिवेंट लोकल बॉडी है, जो सबके साथ मैनेज करके चलती है। बीएचएस जो है इसमें मोर देन वन लोकल बॉडीज को भी इन्वॉल्व कराती है। फिर कमेटी का काम ही है इंक्लूड करना लोकल कम्युनिटीज को, उनको नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, उनको जॉब्स देना, 5 to 10 ईयर्स में इनको इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि प्लान तो वो ट्रेडिशनली कंजर्व कैसे करना है वो आपस में बात करके ना कम्युनिटी रिसोर्सेज के तहत वो काम करते हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, राइट। उसके बाद देखो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया में कौन कहाँ पर है वो देख लो एक बारी आप। उत्तराखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, असम में, सिक्किम के अंदर है, मध्य प्रदेश में है। ये जरा एक बार आपको रीड करना पड़ेगा, मणिपुर में कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर गुप्तेश्वर बॉर्डर, ये सारा का सारा यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। प्लीज रीड दिस, क्योंकि यू नेवर नो, पूछ ले वो आसाराम कहाँ पे लोकेटेड है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, यू शुड अवेयर। इनको सिर्फ मुझे तो लगता है गाइस रीड करने से ही हो जाता है, इनको आप 2-4 बारी रीड कर लोगे आपको हेरिटेज साइट आ जाएगी, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल जहाँ जहाँ आए वहाँ पे कोई निमोनिक्स तैयार करके कर लेना, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फिफ्थ होगा वो रामसर कन्वेंशन होगा, वो हम कल करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे। आज इतना सारा रिवाइज कर लो पहले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।